नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका पुनः स्वागत है। बच्चों, आज की कक्षा में हम कक्षा 11वीं की विषय हिंदी के गद्य खंड के पाठ संख्या 11 एक कहानी है जिसका नाम है भोगे हुए दिन। यह कहानी मेहरुनिसा परवेज ने लिखी है। इसके आगे के अंशों को पढ़ेंगे। पिछली कक्षा में हमने कहानी से संबंधित कुछ अंशों को पढ़ा था, किंतु आज कहानी के शेष अंशों को पढ़ने से पहले हम पूर्व में कहानी की क्या पृष्ठभूमि रही है, इसकी भी एक छोटी सी चर्चा करते हुए कहानी को आगे जारी रखेंगे। बच्चों, मेहरुनिसा परवेज ने जो कहानी लिखी है भोगे हुए दिन, इस कहानी की शुरुआत भी इन्हीं 3 शब्दों से हुई है। मेहरुनिसा परवेज ने एक मुस्लिम मध्य वर्ग के परिवार का और उसकी आर्थिक स्थिति का इस कहानी के माध्यम से एक यथार्थवादी चित्रण हमारे सामने रखा है। हमारे समाज में कुछ ऐसे भी वर्ग हैं जो कभी बहुत पूछे जाते थे, उनका नाम था और आज वे गुमनामी का जीवन जी रहे हैं। इन्हीं पहलुओं पर गौर कराते हुए लेखिका ने शांदा साहब नाम के एक शायर का जिक्र किया है। लेखिका लेखक की भूमिका में है। कहते हैं कि लेखक जाते हैं शांदा साहब के घर। तांगा उनके घर के सामने रुकता है और शांदा साहब दूर से ही लेखक को पहचान लेते हैं, जो कि शमीम है। शमीम के रूप में वह पात्र कहानी में प्रवेश करता है। शांदा साहब उसको देखकर बहुत खुश होते हैं और अपने घर में उनका एक नाती है जावेद, उसे आवाज़ देते हैं। पर्दे के ओट से जावेद बाहर निकलता है और वे उनका सूटकेस ले जाकर ऊपर के कमरे में रख देता है। शमीम शांदा साहब के साथ चलते हैं और शांदा साहब के लंबे से सूने से बरामदे को पार करते हुए सीढ़ियों से ऊपर के कमरे में चले जाते हैं। शमीम देखकर हतप्रभ रहता है कि शांदा साहब के घर की यह कैसी स्थिति है। यहाँ तो एक घुटन सा है, पूरे कमरे में चारों तरफ सन्नाटा। धीरे धीरे कुछ समय बीतता है और शमीम नहाने के लिए गुसलखाने की तरफ जावेद के साथ चले जाते हैं। गुसलखाने से उसे यह महसूस होता है कि यहाँ पास में ही शांदा साहब के घर में ही पास की औरतें आकर के साथ में बीड़ी बनाने का कार्य करती है। धीरे धीरे थोड़ा और समय गुजरता है और वे देखते हैं कि शांदा साहब की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। गुलाब छाप की एक चाय जो कि 8 आने में मिलती है, उसे शांदा साहब लेकर शमीम के लिए घर में ले आते हैं और चाय बनवाते हैं। उसे समझते देर नहीं लगती कि शांदा साहब की आर्थिक स्थिति बिल्कुल दयनीय है। तभी वे जावेद, जो कि उनका नाती है, और सोफिया, जो कि 7-8 वर्ष की बच्ची है, उसे देखते हैं। सोफिया लकड़ियाँ तौलने का कार्य करती है। वे उससे पूछते हैं कि क्या तुम स्कूल नहीं जाती हो? उसका उत्तर मिलता है कि अम्मा घर में पढ़ा देती है और जावेद तीसरी कक्षा में विद्यालय जाता है। शमीम सोच में पड़ जाता है कि घर की स्थिति ऐसी है कि बच्चों को भी समुचित शिक्षा नहीं मिल पा रही है। शांदा साहब की एक पत्नी भी हैं जो बहुत बुजुर्ग हो चुकी हैं। शमीम सोचता है कि इस घर की क्या स्थिति हो गई है। एक समय था जब शांदा साहब की पूछ थी, तूती बोलती थी, लोग उन्हें जानते थे। सोचता हुआ शमीम कमरे की तरफ चला जाता है जहां शांदा साहब आराम कुर्सी पर बैठे हुए हैं। शांदा साहब और शमीम के बीच कई देर तक बातें होती हैं। शांदा साहब शमीम को अपनी आर्थिक स्थिति का, जो उनकी आर्थिक स्थिति है, उसे बताते हैं।
साथ ही यह भी बताते हैं कि इकबाल, जो कि इतने नामी शायर हैं, वे भी शांदा साहब से राय लेते थे अपनी शायरी के बारे में। शांदा साहब बड़े बड़े शायरों के लिखे हुए शायरी में कमियां निकाला करते थे। एक वो वक्त था और आज एक ये वक्त है। वे समीम को बताते हैं कि अब का ज़माना है गायकों का, जो शेरों को लिखते भी हों अच्छा और गाकर सुनाते भी हों। साथ ही साथ कुछ समय बीतता है और बात करते करते वह यह भी बताते हैं कि पहले वे यूनानी दवा भी करते थे, किंतु अब यूनानी दवा भी लोग इन मशीनों के युग में भूल चुके हैं। कुछ देर बीतता है और आंखें लग जाती हैं समीम की। इधर समीम कुछ देर बाद जब उठता है तो वो जाकर देखता है कि शांदा साहब भारी भरकम शरीर लिए बाल्टी में पानी लेकर के लकड़ियों के सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं। उसे यह देखकर कुछ अजीब सा लगता है। उसे लगता है कि ये क्या स्थिति हो गई है शांदा साहब की। तभी अचानक वह अनजाने में ही शमीम देखता है कि शांदा साहब कमरे में प्रवेश कर रहे हैं, तो वह मुंह उधर घुमाकर लेट जाता है और लेटे लेटे शांदा साहब से प्रश्न करता है कि अगली सुबह ट्रेन कितने बजे मिलेगी। शांदा साहब बताते हैं कि शायद 10-11 बजे। वे ट्रेन के विषय में पता करने के लिए चला जाता है। वापस कुछ देर के बाद जब वह आता है तो शाम हो चुकी रहती है। जावेद स्कूल से लौट आया है। सोफिया भी घर के कार्य करने के बाद अब वह खेल रही है। कुछ देर में वापस वह अपने काम में लग जाएगी। बच्चों, कहानी यहीं पर हमने पिछली कक्षा में पढ़ी थी। आगे कहानी में क्या होता है हम देखते हैं। मैं दलान पार कर कमरे में गया तो आंगन की तरफ खुलने वाला दरवाज़ा बंद था। मैं तख्त पर बैठ गया। जाने मन की कौन सी इच्छा मुझ पर सवार हो गई और मैं अपने को रोक न सका। उठा और बंद दरवाजे की दराज से झांकने लगा। मैं चौंक पड़ा। शांदा साहब पैजामा घुटनों तक चढ़ाए बहुत धीरे धीरे लड़खड़ा कर बाल्टी से पानी लाकर भर रहे थे। उनका सारा शरीर पसीने से भीगा था और वह बुरी तरह हाँफ रहे थे। मैं चकराया सा पलटा तो स्तब्ध रह गया। मेरे पीछे झाड़ू लिए भयभीत सोफिया खड़ी थी। उस 7 साल की बच्ची की उन आँखों से मैंने बहुत सारी बातें पढ़ ली थी। मैं एकदम घबरा गया और जल्दी से बाहर आ गया। जावेद लकड़ियाँ तौल रहा था। मैं वहीं पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। तभी बाहर के दरवाजे से उसकी माँ आई और जावेद को पुकार कर छाता और पर्स देकर उल्टे पांव वापस चली गई। मैं प्रश्न सूचक दृष्टि से जावेद की ओर देखा। मामू जान, अम्मा स्कूल से रोज़ ऐसे ही लौटकर बिना घर में घुसे ट्यूशन पढ़ाने चली जाती है। अब वह रात को 9 बजे लौटेंगी, तब खाना खाएंगी। अम्मा को लेने रोज़ मैं यहाँ से जाता हूँ। मुझे अजीब लग रहा था। मन में प्रसन्नता भी हो रही थी कि इस घर का हर एक प्राणी एक एक क्षण को जीना चाहता है और जीना जानता है। जावेद अंदर चला गया। लौटा तो गेहूं का पीपा उठाए आया। वह गेहूं पिसाने चक्की पर जा रहा था। मेरे जाने के समय जावेद विदाई देने रुका रहा, पर जब स्कूल को देर होने लगी तो मुझसे हाथ मिलाकर चला गया। सोफिया बाल बिखराए तराजू के पास बैठी बकरी के बच्चे को निहार रही थी। शांदा साहब विदा देते समय दुखी से लगे, शायद अपनी हालात पर या मेरे जाने पर। तांगा जब आगे बढ़ने लगा
तो मुझे तराजू और उसके पास बैठी सोफिया दिख रही थी और मैं सोच रहा था अगर आज इकबाल होते तो। बच्चों, कहानी समाप्त हो गई है, किंतु अंत में एक प्रश्न के साथ समाप्त होती है। आपने देखा होगा कहानी के अंत में एक चिंतन भरा वाक्य है कि अगर आज इकबाल होते तो। यहीं से मेहरुनिसा परवेज ने एक सवाल रखा है हमारे सामने कि अगर आज बड़े बड़े शायर होते जिनका नाम हम लेते हैं, जिनकी किताबें पढ़ते हैं, जिनके शेरों को हम अपनी बातों में, अपने जीवन में कई बार प्रयोग करते हैं, उस शायरों की स्थिति आज क्या होती। आपने देखा होगा कहानी में एक जगह शांदा साहब शमीम से कहते हैं कि जब उस वक्त शायरों को मर जाना चाहिए जब शायरों की पूछ अधिक हो, जब उनका ज़माना हो, लोग उन्हें पसंद करते हों, उनके दीवाने हों। यानी एक समय के बाद धीरे धीरे उन शायरों की भी स्थिति शायद शांदा साहब की जैसी हो जाती। उनका मानना था कि शायरों की स्थिति आज जो शायर पूछे जा रहे हैं उनकी भी स्थिति कल क्या होगी कहा नहीं जा सकता। ज़माना बहुत तेज़ी से बदल रहा है और सरकारें इन्हें बोझ समझती हैं। वे कहते हैं कि जब वजीफ़ा मिल भी रहा है तो बड़ा मुश्किल से गवर्नमेंट हम पर यह वजीफ़ा देना भी फिजूल खर्ची समझती है। कहने का अर्थ यह है कि शांदा साहब हर तरफ से निराश हो चुके थे। बच्चों, कहानी को हमने पढ़ा और जाना और इस प्रश्न के साथ कहानी भी समाप्त हुई। यह हमारे लिए एक चिंतन का विषय है कि हमारे समाज में हमने उन लोगों को उपेक्षित कर दिया है जो कभी इस समाज की आवाज़ होते थे, वे हमारी आवाज़ होते थे। आज उनकी स्थिति बड़ी ही दयनीय है। बच्चों, कहानी को हमने पढ़ लिया है। कहानी के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे और पुनः प्रत्येक बिंदुओं पर चर्चा करते हुए कहानी को हम और सूक्ष्म दृष्टि से देखेंगे, समझेंगे और परखेंगे। आइए महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखें। पहला बिंदु है वृद्धावस्था में उपेक्षा का दंश झेलते लोकप्रिय शायरों की स्थिति। बच्चों, आज भी जो लोकप्रिय शायर हैं उनकी स्थिति क्या है जब वे वृद्धावस्था में चले गए हैं, जब वे शायरी लिखने या बोलने में असमर्थ हो जा रहे हैं, तो उन्हें किसी प्रकार की सुरक्षा नहीं दी गई है, ना आर्थिक सुरक्षा और ना ही सामाजिक सुरक्षा। उनका जीवन बिल्कुल नीरस हो गया है। जो कभी पूरी महफिल को जुटाने की शक्ति रखते थे, क्षमता रखते थे, आज वे महफिल से बिल्कुल कटे हुए हैं। वृद्धावस्था में इन लोगों की स्थिति और भी दयनीय हो गई है। लेखिका ने इस कहानी के माध्यम से यह दिखाने और बताने का प्रयास किया है। दूसरा एक महत्वपूर्ण बिंदु है वास्तविकता से उपजी पीड़ा का सफल चित्रण। आपने देखा होगा कि पूरी कहानी में कहीं भी कुछ काल्पनिक सा नहीं है। सारी ओर जो वास्तव में जीवन में, समाज में घटित हो रहा है, लेखिका ने उसे दिखाया है कि आज हमारे समाज में उन नए शायरों की पूछ है जो गा सकते हैं, जो महफिल जुटाने में सक्षम हैं। आज उन पुराने और वृद्ध शायरों की कोई पूछ नहीं है। जो कभी वजनदार बातें करते थे, आज वे हल्के हो गए हैं, और जो हल्के हैं आज वो उनका वजन कहीं ना कहीं बढ़ गया है। अगला प्रमुख बिंदु है भोगे हुए दिन वातावरण प्रधान कहानी है। हमने देखा भी है कहानी की शुरुआत ही वातावरण के एक निर्माण से होती है कि भोगा हुआ दिन और शाम का ढलना, सुबह का उस आंगन का, बरामदे का सूनापन व उखड़े हुए सीमेंट, ये सब के सब
एक वातावरण, एक परिवेश को गढ़ने में सहायक हैं। लेखिका ने बड़ा ही ध्यान रखा है। वे बताती हैं कि एक मुस्लिम मध्य वर्ग का जैसा घर हो सकता है, जो उसके मोहल्ले और समाज का परिवेश हो सकता है, उन्होंने बखूबी इस कहानी के माध्यम से रखा है। बकरियां हैं, बीड़ी बनाए जा रहे हैं, पत्ते हैं बीड़ी के, और बत्तखें हैं, गाय पीठ जो खसखस की आवाज़ आ रही है दीवारों से रगड़ने पर, उसकी ध्वनि है, तांगे की आवाज़ है, बाहर शहर का कोलाहल है और घर में एक नीरस सूनापन, उदासी। वे दोनों को बड़ा ही सामंजस्य ढंग से लेखिका ने इस कहानी में उन्हें रखती हैं। यही कारण है कि पूरी कहानी एक वातावरण का गढ़ती है, एक गठन करती है। यही कारण है कि भोगे हुए दिन कहानी वातावरण प्रधान कहानी के अंतर्गत आएगी। अब कहानी के कुछ प्रमुख पात्रों की बात करते हैं। यदि प्रमुख पात्र की बात करें तो कहानी का जो सबसे प्रमुख और केंद्रीय पात्र है वह है शांदा साहब। शांदा साहब वृद्ध शायर हैं तथा अपने ज़माने के लोकप्रिय शायर रह चुके हैं। शमीम शांदा साहब से उसका आत्मीय संबंध है, एक तरह से उनका शागिर्द है। उन्हें मुशायरों में पहले वह बुलाया करता था। एक बार शमीम ने मुशायरे में शांदा साहब को बुलाया था, लेकिन उनके उम्र का ख्याल करते हुए उन्हें अपने घर ही रोक लिया और अपने घर में ही मेहमान नवाजी की, और तब से शमीम शांदा साहब के बहुत करीब आ चुका है, पुत्रवत है उनके लिए। और यही कारण है कि जब वह उसके शहर में जाते हैं तो शमीम उन्हें अपने घर रखता है और शमीम भी एक दिन उनके शहर, उनके घर जाता है। आइए आगे देखें और प्रमुख पात्रों में। शांदा साहब की एक बेटी है जो उर्दू स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में शिक्षिका है, उर्दू की, विधवा है। सोफिया उनकी नतनी है, उम्र लगभग 7 या 8 साल की है। जावेद शांदा साहब का नाती है जो तीसरी कक्षा का विद्यार्थी है। शांदा साहब की एक पत्नी भी है जो काफ़ी वृद्ध हैं। ये कुल मिलाकर 5-6 पात्र हैं इस कहानी में। इतने ही पात्रों में पूरी कहानी रची गई है और एक दिन पूरा कहानी के लिए रखा गया है। पूरे एक दिन में जो जो घटनाएं घटती हैं उस कहानी को लेखिका ने रखा है और कहानी धीरे धीरे प्रत्येक पात्र से होते हुए आगे बढ़ती जाती है। शांदा साहब आते हैं, शमीम, फिर जावेद, सोफिया और उनकी बेटी विधवा जो है, और बाद में एक पत्नी। इस प्रकार पूरी कहानी में हमने देखा है कि एक एक करके पात्र आते हैं और अपना किरदार निभाकर चले जाते हैं। आगे देखते हैं। एक शायर शांदा साहब के जीवन का मार्मिक चित्रण किया गया है। हमने कहानी में देखा है कि एक शायर हैं जो कि शांदा साहब हैं, उन्हीं के जीवन का एक मार्मिक चित्रण किया गया है कि उनके जीवन की स्थिति क्या है, वे अभी कैसे दिन जी रहे हैं, कैसा जीवन भोग रहे हैं और पहले उन्होंने कैसा जीवन भोगा था। शायद इसी बात को ध्यान में रखते हुए लेखिका ने कहानी का शीर्षक भी भोगे हुए दिन दिया है। आइए आगे महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखें। जीर्ण शीर्ण मकान में एकांतवास का जीवन तथा जीवकोपार्जन के लिए अपर्याप्त आमदनी एवं दयनीय स्थिति का सजीव चित्रण। बच्चों, हमने कहानी में देखा भी है कि जीर्ण शीर्ण मकान की बात हो रही है। पूरे मकान की जब चर्चा करती हैं लेखिका और लेखक, जब पूरे घर को देखते हैं तो वे बताते हैं कि एक लंबा सा बरामदा है, सूना आंगन है, पानी नहीं है। पानी को बाल्टी से शांदा साहब ढो रहे हैं। बगल में लकड़ियों की एक टट्टी बनी हुई है जिस पर लकड़ियाँ बेची जा रही हैं उनकी नतनी के द्वारा। साथ ही साथ एक गुसल खाना है जो आधे खड़े रहने पे आधा शरीर बाहर की ओर रहता है, और अब इस घर में कोई आता जाता नहीं है, कहीं भी शांदा साहब की पूछ नहीं है। इस प्रकार उन्होंने पूरे जीर्ण शीर्ण मकान के साथ एकांतवास का जीवन जी रहे हैं। और जीवोकोपार्जन की जहाँ तक बात है
हमने देखा है कि जीविकोपार्जन का उन्होंने दो जरिया बना रखा है। एक उनकी विधवा बेटी है जो स्कूल में पढ़ा रही है, प्राइमरी में उर्दू में, और साथ ही साथ वो ट्यूशन भी पढ़ा रही है, और उनकी जो नतनी है वह लकड़ियाँ बेचने का काम कर रही है। इस प्रकार वे जीविकोपार्जन से भी जुड़े हुए हैं, साथ ही बीड़ी बनाने का कार्य भी वहाँ हो रहा है। इस प्रकार पूरी कहानी में जीर्णशीर्ण मकान, आर्थिक स्थिति, आमदनी जो अपर्याप्त है उसकी स्थिति, एकांतवास जीवन और जीविकोपार्जन के जो भी तरीके हो सकते हैं, उन सभी का चित्रण लेखिका ने बखूबी किया है। आगे देखते हैं भाषा शैली। यदि हम भाषा शैली की बात करें तो पूरी कहानी में भाषा शैली हिंदी और उर्दू के शब्द आपको दिखाई पड़ेंगे। चूँकि यह एक मुस्लिम वर्ग से और मुस्लिम परिवार की कहानी ली गई है, इसलिए लाजमी है कि इसमें उर्दू और फ़ारसी के शब्द आने ही आने हैं। कहानी भी मुस्लिम मध्य वर्ग की है और कहानी की लेखिका स्वयं मुस्लिम वर्ग से आती हैं। साथ ही साथ कहानी की जो भाषा है वह अत्यंत सरल है। कहानी पढ़ते जाइएगा और कहानी धीरे धीरे आपके मन मस्तिष्क में उतरती चली जाएगी। सहज है, कहीं मुश्किल नहीं है समझना, और साथ ही साथ पात्रानुकूल भी है। पात्र के अनुकूल अर्थात जब सोफिया का संवाद है तो बच्चों सा है, जावेद का संवाद भी, शांदा साहब एक गंभीर शायर हैं तो उनके शब्द का चयन अलग रखा है लेखिका ने। साथ ही साथ शमीम जो कि इन घटनाओं को देखता है और उसके मन मस्तिष्क में जो बातें उभरती हैं उसके लिए जो शब्द रखे गए हैं, उसके लिए जो संवाद रखे गए हैं, वह प्रत्येक संवाद ऐसा लगता है जो मन का विश्लेषण कर रहा हो। तो बच्चों, संवाद और पात्रों की और भाषा शिल्प की हमने बात कर ली है। अब आगे देखते हैं। आगे है कि आर्थिक संघर्ष करते हुए एक परिवार का चित्रण दिखाया गया है। प्रसिद्ध शायर इकबाल की भी चर्चा है। ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इकबाल से ही कहानी का अंत भी होता है। कहानी की आखिरी पंक्ति में लेखक सोचते हैं कि यदि आज इकबाल होते तो क्या होता, यानी इकबाल कहीं ना कहीं अप्रस्तुत रूप में ही पूरी कहानी में प्रस्तुत हैं। क्योंकि शांदा साहब भी इकबाल की चर्चा करते हैं जब वह शमीम से बातें करते हैं, अपने समय के अच्छे समय की याद दिलाते हैं। अपनी तूती जो उनकी बोलती थी, लोग उनसे पूछने आते थे, उस समय की बातें याद दिलाते हैं। साथ ही साथ संदूक में पड़े हुए पुराने शायरों के खत जब शमीम पढ़ता है और शांदा साहब एक एक कर बात बताते हैं पुरानी बातें, तो वहाँ भी इकबाल का जिक्र आया है। मशहूर शायर हैं इकबाल, और मशहूर शायर ही नहीं है बल्कि उनका लिखा हुआ एक तराना है, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसितां हमारा। इसकी भी चर्चा आई होगी। इकबाल निश्चित एक बहुत बड़े शायर हैं और लेखिका की यह चिंता का विषय है कि अगर आज इतने बड़े बड़े शायर होते तो उनकी क्या स्थिति होती। आगे देखते हैं। शायर को उस वक्त मर जाना चाहिए जब लोग उसे पसंद करते हो, दीवाने हों। बच्चों, यह महत्वपूर्ण पंक्ति है। जब कहानी में यह पंक्ति शांदा साहब ने कहा है शमीम से, वे कहते हैं कि आज जो मेरी स्थिति है उसका कारण यही है कि मैं समय से अधिक जीवित रह गया। यहाँ एक व्यंग भी है, कटाक्ष है आज के समाज पर, आज के लोगों पर, कि इतने बड़े शायर को आज कोई पूछ नहीं रहा है, यहाँ तक कि सरकारें भी नहीं पूछ रही हैं। यह एक करुणाजनक स्थिति है। ऐसा नहीं है कि शांदा साहब इसे खुशी खुशी कह रहे हैं, वो एक व्यंग कर रहे हैं हमारे ऊपर कि बड़े बड़े शायरों को वक्त रहते ही मर जाना चाहिए जब उनकी पूछ हो, क्योंकि एक समय ऐसा आएगा कि जब वे उदासी से घिर जाएंगे, जब वे महफिल से कट जाएंगे, उपेक्षा का जीवन जिएंगे और यह जीवन बहुत ही कष्टदायक होगा, बहुत ही निराशजनक होगा। शायद इसीलिए शमीम से शांदा साहब अपना ये मत रखते हैं कि मैं ये सब इसलिए झेल रहा हूँ क्योंकि मैं अभी भी खप रहा हूँ, यानी मैं अभी भी जीवित हूँ।
अगर मैं भी मर गया होता समय से, जब मेरी पूछ थी, जब लोग मुझे जानते थे, महफ़िलों में बुलाते थे, मैं महफ़िलों का जान हुआ करता था, तभी मुझे मर जाना चाहिए था, ताकि मुझे आज इस स्थिति का सामना नहीं करना पड़ता। आगे देखते हैं। बच्चों, आगे आपने देखा होगा कि एक महत्वपूर्ण पंक्ति है, हम लोग तो नंगे हो गए हैं बेटा, मैंने अपनी इन आँखों से 2 दौर देखे हैं। अभी अभी जो पहली पंक्ति है कि शायर को मर जाना चाहिए जब लोग उसे पसंद करते हैं, यह उसी से जुड़ी हुई बात है कि शानदार साहब ने 2 दौर देखा था। 2 दौर का मतलब है 2 समय। एक समय ऐसा जब वे उनकी पूछ थी, और आज एक ऐसा समय जब वे उपेक्षित जीवन जी रहे हैं। वे बताते हैं कि हम लोग नंगे हो गए हैं। यहाँ नंगे होने का अर्थ यह है कि वे समाज में जिस तरह का जीवन जी चुके हैं, अब वह जीवन उनका नहीं रहा, और आर्थिक रूप से वो लोग दयनीय हो गए हैं, समाज में उपेक्षित वर्ग हो गए हैं। यही कारण है कि उन्होंने अपने पुराने समय को भी सामने रखा है, और अभी जो वो समय जी रहे हैं उसे भी उन्होंने बताने का प्रयास किया है। आगे देखते हैं। अगर आज इकबाल होते तो क्या होता। यहीं पर कहानी समाप्त भी होती है कि शायद वह एक शब्द लगाते हैं, एक प्रश्नवाचक चिन्ह है, एक विस्मय भरा चिन्ह है कि आज क्या होता अगर इकबाल होते, तो इतने प्रसिद्ध शायर, उनकी भी क्या स्थिति यही होती, क्योंकि समाज तो यही है, और जब समाज यही है, व्यक्ति यही है, तो भला दो तरह की स्थिति, दो तरह के लोग कैसे होंगे। शायद उन शायरों की भी स्थिति आज यही होती। एक आखिरी पंक्ति है और महत्वपूर्ण बिंदु है कि इस घर का हर एक प्राणी हर एक क्षण को जीना जानता है। यहाँ लेखक कहते हैं कि इस घर में हर प्राणी है जो एक एक क्षण को जी रहा है, चाहे वह सोफिया हो, चाहे जावेद हो, चाहे शानदार साहब हो, या फिर उनकी पत्नी या उनकी बेटी। वो संघर्ष कर रही हैं, आर्थिक संघर्ष कर रही हैं, फिर भी अपने आप को जीवंत बनाए रखी हैं, और सब अपने अपने कर्तव्य का पालन बखूबी कर रहे हैं। तो बच्चों, हमने महत्वपूर्ण बिंदुओं को जान लिया है। आशा है कि अब आप इस कहानी को बहुत अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। हम अगली कक्षा में शब्द निधियों के माध्यम से कुछ शब्द निधि को जानेंगे, और साथ ही साथ इस कहानी से जुड़े हुए कुछ प्रश्न उत्तर को करेंगे, ताकि हम यह देख सकें कि इस कहानी के संबंध में हमारी समझ कितनी बढ़ी। धन्यवाद।